वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस एप्लीकेशन पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों हम यहाँ पर ITI प्रिंसिपल ग्रेड 1-2 असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एग्जाम शेड्यूल हुई उसके लिए इंपॉर्टेंट MCQs देख रहे हैं। और ये वाला जो सेशन है इसमें अपन मशीन टूल से रिलेटेड, मशीन टूल में जैसे कि हमने पढ़ा है लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग, शेपर, प्लेनर, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs में लेकर आया हूँ। वर्कशॉप साइंस का ये पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, और सेशन का देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए रीमिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ। देखिए रीमिंग जो होता है ये ऑपरेशन क्या होता है इसको आपको समझना होगा। तो देखिए हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उससे हमें चीजें क्लियर होगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? इनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली। देखिए अगर हम एक होल है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक प्लेट है, इसके अंदर एक होल बना हुआ है। ये इस तरह की ये प्लेट है हमारे पास। ये ऑपरेशन आपको समझना होगा। ये एक होल बना हुआ है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, इनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली। अब यहां पर ये जो एंड है इस होल को हमें क्या करना है, इनलार्ज कर रहे हैं। इनलार्ज कर रहे हैं मतलब इसकी साइज को हम यहां पर एंड की साइज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसको बना दिया। ओके, तो क्या ये रीमिंग कहलाता है क्या? नहीं। तो ऐसा ऑपरेशन, एंड को हम इनलार्ज कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। मतलब पहला जो ऑप्शन है ये किसके लिए है? काउंटर बोरिंग के लिए। इनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली क्या कहलाता है आपका? काउंटर बोरिंग कहलाता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कौन शेप इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ होल। अब कौन शेप इनलार्जमेंट का मतलब हुआ, मैं डायरेक्टली होल बना के बता देता हूं। जैसे कि सपोज इस तरह का आपने होल बनाया, पहले तो आपने एक सिलेंड्रिकल होल बना लिया था, अब उसको हमने क्या किया, इसके एंड को इनलार्ज कर दिया। बट कैसा इनलार्ज किया? कॉनिकल। ये कॉनिकल शेप हमने बना दी। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन कहलाता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग बेसिकली ये इस तरह से बनाते क्यों है, जैसे कि अगर हमारा स्क्रू है तो स्क्रू का हेड होता है, तो हेड जो है ये सरफेस के पैरेलल आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इनलार्ज करते हैं। ये हेड होता है। Okay. तो इस ऑपरेशन को सिंक जो होता है ना, सिंक में क्या होता है, ऐसे शेप होता है फनल शेप। तो यहां पर कॉनिकल शेप बनाना एंड का क्या कहलाता है? काउंटर सिंकिंग कहलाता है। सिलेंड्रिकल शेप बनाना क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग कहलाता है। जबकि हमसे यहां पर पूछा है रीमिंग। थर्ड ऑप्शन, स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड द होल। अब देखिए यहां पर सपोज हमारे पास ये एक होल है, ये होल है, यहां पर हम ये जो होल की जो एजेस है इसको स्मूथ कर रहे हैं, थोड़ा सा मटेरियल निकाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मटेरियल निकाल रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं इसकी एजेस को। ओके, तो ये वाला जो ऑपरेशन है इसे हम बोलते हैं स्पोर्ट फेसिंग। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट फेसिंग। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब रीमिंग का मतलब क्या हुआ? रीमिंग का मतलब हुआ साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। जो ऑलरेडी पहले से होल बना हुआ है, सपोज ये होल बना हुआ है हमारे पास, तो इसकी साइज में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको करेक्ट करना, और इसके अलावा इसकी फिनिशिंग करना क्या कहलाता है? रीमिंग कहलाता है। तो ध्यान रखें, रीमिंग क्या होता है? साइजिंग एंड फिनिशिंग ए होल। बाकी ये ऑपरेशन क्या होते हैं ये भी मैंने आपको साथ में क्लियर कर दिया। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इनलार्जिंग एंड एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विद रोटेटिंग सिंगल पॉइंट टूल। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहले से ही एक होल बना हुआ है। सपोज ये एक शाफ्ट है, इसके अंदर पहले से एक होल बना हुआ है। ओके, अब इस होल को क्या करना, हमें बड़ा करना है, और किसकी मदद से करना है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसको क्या करेंगे, इस अंडर इसके डेप्थ प्रोवाइड करेंगे, और इस वर्क पीस को क्या करेंगे, हम घुमाएंगे।
तो क्या होगा, अंदर से मटेरियल निकलेगा। तो जो पहले से होल बना हुआ है उसको बड़ा करना, ये जो टूल होता है इस टूल को हम बोलते हैं बोरिंग टूल। क्या बोलते हैं इसे, बोरिंग टूल। जो होता है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बोरिंग। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग। देखिए यहां पर ये बोरिंग है, इससे पहले हमने क्या देखा था, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा होल जो है उसको बड़ा नहीं कर रहे थे, उसके एंड को बस बड़ा कर रहे थे। और यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम यूज नहीं करते, यहां पर पूरा ड्रिल बिट ही हम यूज करते हैं। जबकि बोरिंग की अगर हम बात करें तो बोरिंग में हमने क्या किया है, यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया है और उससे पूरे होल को हमने क्या किया, इनलार्ज किया है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखें, करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिलिंग का मतलब होता है टू क्रिएट न्यू होल, न्यू होल को बनाना। बोरिंग में क्या होता है, जो पहले से होल बना हुआ उसको बड़ा करना। ओके, रीमिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। इंटरनल थ्रेडिंग में, इंटरनल थ्रेडिंग जो होती है अंदर की तरफ थ्रेड बनाना, चूड़ियां बनाना। तो अंदर की तरफ थ्रेड बनाना, तो ये बनाते कैसे, ये आप याद रखें, इसे बोलते हैं टेपिंग। मतलब यहां पर डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया इंटरनल थ्रेडिंग, यहां पर टेपिंग भी लिखा जा सकता है। तो टेपिंग ऑपरेशन जो होता है इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड को बनाते हैं। ये भी ध्यान रखें, टेपिंग टूल, और टेपिंग टूल वहां पर यूज होता है और उस ऑपरेशन को बोलते हैं टेपिंग। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन द ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल। अब देखिए अगर हमें ग्राइंडिंग करना है और किसकी ग्राइंडिंग करना है, हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करना है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखें जो ग्राइंडिंग व्हील होगा उसमें जो ग्रेन होंगे, ग्रेन की साइज क्या होगी, छोटी रखनी पड़ेगी। तो फाइन ग्रेन साइज इज यूज, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए हार्ड मटेरियल के लिए ध्यान रखें, हार्ड मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं किसका, कोर्स ग्रेन का। सॉफ्ट मटेरियल के लिए किसका यूज करते हैं हम, कोर्स ग्रेन का हम यूज करते हैं। कोर्स मतलब क्या होता है, बड़ा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। When turning a long shaft on a lathe, its bending can be prevented by। अब देखिए अगर हमारे पास एक शाफ्ट है, वैसे शाफ्ट को हम होल्ड करते हैं किसके अंदर, चक के अंदर। ये शाफ्ट है, लॉन्ग शाफ्ट है, इसकी हमें टर्निंग करना है। टर्निंग का मतलब क्या होता है, डायमीटर को कम करना है। तो इसको हमने चक के अंदर रखा। ओके, अब क्या होता है, इसके वजन की वजह से ये क्या हो सकती है, इस एंड से ऐसे बेंड हो सकती है, सेल पे वेट की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक डिवाइस यूज करते हैं इसके बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, उस डिवाइस को बोला जाता है स्टेडी रेस्ट। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, स्टेडी रेस्ट। तो ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को बोला जाता है स्टेडी रेस्ट। देखिए एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है उसको हम देख लेते हैं, और भी दिमाग में रहेगा ये। देखिए ये शाफ्ट है, ये चक है, ध्यान रखें, ये चक है, और ये चक यहां पर कैसा चक है, देख सकते हो यहां पर फोर जो है, चार जो है, इसमें चार जबड़े हैं, एक दो तीन और एक यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, फोर जो चक। और फोर जो चक को हम क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखें, ये फोर जो चक है, और इस फोर जो चक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल चक। जनरली दो तरह के चक हम यहां पर यूज करते हैं लेथ में, थ्री जो चक एंड फोर जो चक। फोर जो चक जो होता है यूनिवर्सल चक कहलाता है, थ्री जो चक जो है वो कहलाता है सेल्फ सेंटरिंग चक। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर ये शाफ्ट है, इस एंड से क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है, इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया है, ये स्टेडी रेस्ट कहलाता है। अच्छा ये स्टेडी रेस्ट ऐसा नहीं कि शाफ्ट को पकड़ के रख लेगा, इस शाफ्ट को बस सपोर्ट करेगा। ये वर्कपीस जो है क्या कर सकता है, घूम सकता है। कुछ स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि यहां तो ये अब फिर घूमेगा कैसे। ये जो स्टेडी रेस्ट होता है ना, ये मोशन को अलाउ करेगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा, इसे टाइट नहीं कर देंगे हम। ये रोटेशन मोशन को क्या करेगा, अलाउ करेगा, तभी तो इसके ऊपर क्या होगी, मशीनिंग होगी। ओके, तो स्टेडी रेस्ट का उपयोग करते हैं हम लॉन्ग शाफ्ट को एक दूसरे एंड से होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल द स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम।
देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये फैक्ट है कि जो थ्रेडिंग जब हम करते हैं, थ्रेड बनाते हैं, जब एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर हम थ्रेड बनाते हैं तो वहां पर आपको जो स्पीड रखनी पड़ेगी वो स्पीड क्या रखेंगे अपन, सबसे कम रखेंगे बाकी ऑपरेशन के कंपेयर। ओके, ये सपोज हमारा वर्क पीस है, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल थ्रेड बनाई, तो ये थ्रेडिंग ऑपरेशन में आपको स्पीड जो है क्या रखनी पड़ेगी, सबसे कम रखनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैंप ऑन। देखिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं, अब यहां पर ड्रिलिंग में भी किसकी बात चल रही है, सिलेंड्रिकल जॉब की। ये सपोज हमारा सिलेंड्रिकल जॉब का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस तरह से सर्कुलर हमें दिखाई देगा। यहां पर अगर हमें इसकी ड्रिलिंग करना है तो इसको होल्ड करने के लिए हम ब्लॉक का यूज करते हैं, वी ब्लॉक का यूज करते हैं, ये वी ब्लॉक जी, ताकि अब देखिए ऊपर से अगर हमें ड्रिलिंग करना है इसमें, तो यहां पर इसमें कोई मोशन ना हो ड्रिलिंग के दौरान, इसलिए हम इस तरह का ब्लॉक का यूज करते हैं। और ये वी ब्लॉक का जो एंगल होता है, ये भी ध्यान रखें, ये एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। सिलेंड्रिकल ड्रिलिंग ऑपरेशन सिलेंड्रिकल जॉब के लिए उसको होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं वी ब्लॉक का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए अगर आपने सेपर प्लेनर ये वाली मशीनें पढ़ी है, तो सेपर मशीन में क्या होता है, सेपर मशीन में जो टूल होता है वो टूल लगा होता है किसके ऊपर, एक रेम के ऊपर लगा होता है। और ये रेम जो है क्या करती है, रेसिप्रोकेट करती है। ओके, ये रेम जो है क्या करती है, रेसिप्रोकेट करती है। सपोज यहां पर ये वर्क पीस रखा हुआ है, ओके, ये वर्क पीस है, इसके ऊपर से मटेरियल निकालना है। सेपर का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस बनाने के लिए जैसे कारपेंटर लकड़ी को घिसता है ना, इसी तरह से। अब देखिए वो जब कारपेंटर का जो कारपेंटरी टूल होता है उसमें कटिंग कब होती है, जब वो फॉरवर्ड मोशन होगा। ओके, और जब वापस रिटर्न आता है उस दौरान कटिंग नहीं होती है। तो यहां पर भी ऐसे होगा, जब ये टूल जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, यहां पर ये टूल आगे की तरफ जाएगा, इस स्ट्रोक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। उस समय क्या होगी, कटिंग होगी। और जब वापस रिटर्न आएगा उस समय कटिंग नहीं होती। तो रिटर्न हम हमेशा, जब कटिंग ही नहीं हो रही है तो रिटर्न स्ट्रोक जो होता है क्या होता है, फास्ट होता है। इसलिए यहां पर सेपर मशीन में हमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता है। कौन सी मैकेनिज्म का, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का। और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, स्लोटेड एंड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। QRMM का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्रैंक एंड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो ये वाली मैकेनिज्म ज्यादातर हम यूज करते हैं। अब देखिए सेपर मशीन के जैसे ही प्लेनर होता है वैसे ही क्या होता है, स्लोटर होता है। तो इन तीनों ही मशीन में हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं। ब्रोचिंग मशीन जो होती है इसमें हम कोई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का क्यों उपयोग करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ताकि फॉरवर्ड स्ट्रोक आराम से हो और रिटर्न स्ट्रोक में टूल वापस अपनी पोजीशन पर जल्दी से आ जाए। ओके, ब्रोचिंग में कोई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं किया जाता। चलिए, कंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म व्हेन मशीनिंग। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब हम मेटल कटिंग करते हैं तो अलग अलग प्रकार की हमें चिप्स मिलती हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कंटिन्यूअस चिप कब मिलेगी। तो देखिए दो कंडीशन हम देखते हैं। एक तो कंटिन्यूअस चिप के लिए जो ज्यादातर पूछा जा सकता है आपसे, कंटिन्यूअस चिप और डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप, तो देखिए कंटिन्यूअस चिप की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस चिप हमें मिलेगी, हमेशा ध्यान रखें, सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग में। सॉफ्ट मटेरियल की हम मशीनिंग करेंगे तो कंटिन्यूअस चिप मिलेगी। और हार्ड मटेरियल की मशीनिंग अगर हम करेंगे, हार्ड या ब्रिटल मटेरियल की, तो उस केस में हमें किस तरह की चिप मिलेगी, डिसकंटिन्यूअस चिप मिलेगी। कंटिन्यूअस चिप के लिए
जो रेक एंगल रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, रेक एंगल पॉजिटिव। और जनरली हम बात करें डिसकंटिन्यूअस चिप कब मिलती है, नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल के केस में हमें क्या मिलता है, डिसकंटिन्यूअस चिप। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस चिप के लिए हाई स्पीड होना चाहिए, हाई स्पीड। और डिसकंटिन्यूअस चिप मिलती है जब स्पीड क्या रहेगी, लो स्पीड। सारे पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट है। कंटिन्यूअस चिप कब मिलेगी, जब फीड लो होगी और डेप्थ ऑफ कट जो होगी वो भी लो होगी। ओके, जबकि यहां पर अगर दोनों हाई है तो उस केस में डिसकंटिन्यूअस चिप मिलेगी। ओके, तो अब देखिए कंटिन्यूअस चिप आर फॉर्म व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, हीट ट्रीटेड मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो नो डाउट यहां पर सॉफ्ट मटेरियल लिखा, मतलब ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल मतलब डक्टाइल मटेरियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कंटिन्यूअस चिप हमें कब मिलेगी, जब मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड। अब देखिए जैसे कि हमने अभी देखा था ना सेपर मशीन, तो ध्यान रखिए सेपर मशीन का मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, कि सेपर मशीन जो है ये प्लेन सरफेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं जनरली। ये सेपर मशीन हमारे सिलेबस में भी है, ध्यान रखें। तो ये इस तरह की एक सरफेस है, तो इसमें क्या करते हैं हम, टूल को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को क्या करते हैं, यहां पर रेसिप्रोकेट करते हैं जी। ये टूल जो है क्या करता है, यहां पर ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, तो यहां पर क्या करेगा, सरफेस से मटेरियल निकालेगा। सेपर मशीन इसे बोलते हैं। अब सेपर मशीन इज स्पेसिफाइड, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर सेपर मशीन खरीदने जाते हो तो वो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने बड़े वर्क पीस की आपको मशीनिंग करना है। मतलब यहाँ पर ये स्ट्रोक लेंथ जो होती है, कितना डिस्टेंस ये टूल ट्रेवल करेगा, इससे हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक से हम क्या करते हैं, सेपर मशीन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए। टू कटर आर माउंटेड ऑन ए आर्बर। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आर्बर जो होता है ये एक शाफ्ट होती है, मिलिंग मशीन में लगी होती है। किस मशीन में लगी होती है, मिलिंग मशीन में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिलिंग मशीन में जो मिलिंग कटर होता है वो किसके ऊपर माउंट होता है, आर्बर के ऊपर। ओके, अब क्या बोला है कि हमारे पास एक आर्बर है और इस आर्बर के ऊपर, आर्बर मतलब एक सिंपल शाफ्ट हो गया, इस आर्बर के ऊपर क्या है, टू फेस मशीन, टू कटर आर माउंटेड ऑन ए आर्बर। दो कटर है इस आर्बर पर, क्या है, दो कटर हैं और ये फेस मिलिंग कटर है। और यहां पर हम इन कटर का उपयोग कर रहे हैं दो पैरेलल सरफेस की मशीनिंग के लिए, जनरली इनका यूज करते हैं। तो ऐसी मिलिंग मशीन को क्या बोला जाता है, यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखिए जब भी दो मिलिंग कटर एक ही आर्बर पर माउंट होते हैं तो ऐसी मिलिंग मशीन को हम बोलते हैं स्ट्रेडल मिलिंग मशीन। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेडल मिलिंग मशीन बोलते हैं। पैरेलल सरफेस बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और यहां पर ये जो मिलिंग कटर होते हैं, ये मिलिंग कटर फेस मिलिंग कटर होते हैं। स्ट्रेडल मिलिंग मशीन में ये मिलिंग कटर जो रहते हैं कैसे होते हैं, फेस मिलिंग कटर होते हैं। ओके, गेंग मिलिंग में मोर देन टू कटर, मोर देन टू स्लेब मिलिंग कटर होता है। यहां पर अगर आपको पता है स्लेब मिलिंग क्या होता है, स्लेब मिलिंग कटर होते हैं, दो से अधिक स्लेब मिलिंग कटर होते हैं। दो अगर हैं और फेस मिलिंग कटर है तो स्ट्रेडल मिलिंग। प्रोफाइल मिलिंग मशीन प्रोफाइल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सेपर मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेपर मशीन में मेटल कब रिमूव होता है, जब टूल हमारा आगे की तरफ जाता है। और टूल हमारा आगे की तरफ जा रहा मतलब ये जो स्ट्रोक होगा, इस स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक। सेपर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ही केवल मटेरियल रिमूव होता है, बाकी रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, आइडल होता है, उसमें कोई कटिंग नहीं होती। ओके, चलिए
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कटिंग टूल हैविंग ए टूल सिग्नेचर, ये है। अब इसमें रेक एंगल हमसे पूछा, देखिए टूल सिग्नेचर भी हमारे सिलेबस में है। अकॉर्डिंग टू एएसए सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल, जो टूल सिग्नेचर होता है उसमें 7 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, सीई, सी एस और आर, नोज रेडियस। ये अल्फा बी जो होता है इसे बोला जाता है बेक रेक एंगल। अल्फा एच जो होता है इसे बोला जाता है साइड रेक एंगल। गामा ई जो होता है इसे बोला जाता है एंड क्लियरेंस एंगल। गामा एस इज साइड क्लियरेंस एंगल। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। सीई एंड कटिंग एज एंगल। सॉरी। और सी एच जो होता है इट्स साइड कटिंग एज एंगल। और लास्ट जो एलिमेंट होता है इट विल बी ए नोज रेडियस। नोज रेडियस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें यहां पर, तो देखिए इसी सीक्वेंस में होते हैं सब। ये 10 हो गया, ये 9, 6, 6, 8, 8 और 2। अब क्या पूछा हमसे, साइड रेक एंगल। तो देखिए साइड रेक एंगल ये वाला है, तो यहां पर 9 जो होगा ये क्या होगा, साइड रेक एंगल। तो इस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप अनुमान लगा सकते हो यहां से। क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस, बेक रेक एंगल, so many question will be designed from this concept। okay, तो ये टूल सिग्नेचर कहलाता है। इस टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है, तो 7 एलिमेंट होते हैं। ओके, 6 एंगल होते हैं और एक नोज रेडियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ का जो बेड होता है ये किस मटेरियल से बना होता है। तो लेथ का बेड जो है आप ध्यान रखें हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से बना होगा। अब एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। तो अगर हम यहां पर देखें तो हाई स्ट्रेंथ तो हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील की भी हो सकती है, बट करेक्ट आंसर जो है क्या है इसका, कास्ट आयरन। क्यों, क्योंकि देखिए कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसके साथ साथ में इसकी एक्सीलेंट डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है, डैम्पिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं होने देता है। जो भी मशीन के ऊपर फ्लक्चुएशन आएगा, वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, उनको क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए ज्यादातर मशीनों के बेड जो है वो कास्ट आयरन से ही बनाए जाते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन आ गया, टूल सिग्नेचर कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितने एलिमेंट होते हैं टूल सिग्नेचर में, देयर आर 7 एलिमेंट। 6 एंगल होते हैं और एक नोज रेडियस होता है। ओके, ये ध्यान रखें। इन विच मिलिंग ऑपरेशन सरफेस फिनिश इज बेटर। देखिए अगर मैं बात करूं स्लेब मिलिंग की, तो स्लेब मिलिंग 2 तरह की होती है। एक होता है अप मिलिंग, एक होता है डाउन मिलिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग भी कहा जाता है, और डाउन मिलिंग को क्लिम्ब मिलिंग भी कहा जाता है। क्लिम्ब डाउन, ये क्लिम्ब अप होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। सपोज ये हमारा मिलिंग कटर है, इसमें टिथ इस तरह से बने होंगे,
और जो वर्क पीस रहेगा वर्क पीस को फीड इधर दे रहे हैं और ये मिलिंग कटर जो है टर्न कर रहा है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो अपोजिट, ऐसा लग रहा है कि ये सरफेस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है, इस मिलिंग कटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस वर्कपीस की फीड वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसी मिलिंग को बोला जाता है अप मिलिंग। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउन मिलिंग की, तो डाउन मिलिंग में क्या होगा, ये हमारा मिलिंग कटर है, ओके, और यहां पर अगर वर्कपीस को अगर हम देखें तो वर्कपीस अगेन वैसा ही है, वर्कपीस अभी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर पहले कर रहा था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस मिलिंग कटर की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये वर्कपीस की जो वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो मिलिंग कटर है ये इसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे। देखिए यहां पर जो हमें चिप मिलेगी कैसी मिलती है जी, इनिशियली चिप की थिकनेस क्या होगी, 0 होगी, धीरे धीरे वो टिप क्या करेगा, चिप की थिकनेस को बढ़ा देगा। जबकि यहां पर हमें जो चिप मिलती है शेप तो वैसे ही रहता है, बट इनिशियली चिप की थिकनेस जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो ये कहलाती है डाउन मिलिंग और ये कहलाती है अप मिलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इनिशियली जब मशीनिंग होगी तो ये कटर और ये जिस सरफेस पर मशीनिंग हो चुकी है इन दोनों के बीच में रबिंग होगी, तो यहां पर पुअर सरफेस मिलती है हमें। कैसी सरफेस मिलती है, पुअर सरफेस मिलती है। जबकि यहां पर इस केस में हमें बेटर सरफेस मिलती है। तो यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इन विच मिलिंग ऑपरेशन द सरफेस फिनिश इज बेटर, तो किसमें होगी, डाउन मिलिंग में। अब पहले ऑप्शन है क्या, क्लिम्ब अप। देखिए इसे क्लिम्ब डाउन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लिम्ब अप जो होगा ये आंसर नहीं होगा। डाउन मिलिंग जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कन्वेंशनल मिलिंग मतलब क्लिम्ब अप, तो सरफेस अच्छी किसमें मिलती है, डाउन मिलिंग में कंपेयर टू अप मिलिंग। ओके चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। ये जो फिगर है इस फिगर में आपको बताना है कि कौन सी मिलिंग मशीन है। तो देखिए ये वर्कपीस जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मिलिंग कटर को आप देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मिलिंग कटर की जो वेलोसिटी है और वर्कपीस की जो वेलोसिटी, इन दोनों का डायरेक्शन जो है क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिलिंग है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली है। इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो एक अप मिलिंग होगी ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल बी ए अप मिलिंग। ठीक, ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 150 mm डायमीटर, एक ग्राइंडिंग व्हील है जिसका डायमीटर जो है कितना है, 150 mm। ओके, रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम, इस ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड जो है कितनी है, 3000 आरपीएम। ओके, अब हमें क्या बताना, द ग्राइंडिंग स्पीड। आप सोचे होंगे कि ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड 3000 आरपीएम दे रखी है, अब स्पीड पूछिए वापस। तो स्पीड का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर उसकी पेरिफेरल स्पीड की बात चल रही है, ये हमें आरपीएम दे रखा है इस ग्राइंडिंग व्हील का, हमें यहां पर क्या बताना है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बताना है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, तो अगर ये ग्राइंडिंग व्हील टर्न कराए 3000 आरपीएम से, इसका डायमीटर है 150, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा। ये v हमसे पूछा है, और ओमेगा जो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इट विल बी 2πn/60, 2πn/60।
तो यहां से वेलोसिटी जो है क्या बन जाती है, देखिए आर इंटू ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2 π n डिवाइडेड बाय 60। ओके, और r इंटू 2 क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाएगा ये। तो यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान रखें, पाई डी एन बटे 60। अब यहां पर d अगर mm में रखा तो mm पर सेकंड आएगा, ऑप्शन जो है वो मीटर पर सेकंड में, तो डायमीटर को आपको रखना पड़ेगा मीटर में। तो देखिए पाई डायमीटर कितना रखेंगे 150 mm, तो ये 0.15 हो जाएगा, इंटू आरपीएम कितना दे रखा है, आरपीएम दे रखा है 3000 डिवाइडेड बाय कितना 60। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा इट विल बी 7.5 पाई। यूनिट क्या रहती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हो इस कैलकुलेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिलिंग मशीन द कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजीशन बाय। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए मिलिंग मशीन में जो मिलिंग कटर होता है वो एक शाफ्ट के ऊपर होता है। अब उस शाफ्ट को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहां पर ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक मिलिंग कटर लगा हुआ और उस पे ऐसे टिथ बने हुए। ओके, तो ये जो शाफ्ट होती है ना बेटा, इस शाफ्ट को बोला जाता है आर्बर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिलिंग मशीन में जो मिलिंग कटर होता है वो किसके ऊपर माउंटेड रहता है, इट विल बी माउंटेड ओवर आर्बर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ कॉनिकल सरफेस बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर इज नोन एज। देखिए हमारे पास एक शाफ्ट है, कुछ इस तरह की शाफ्ट है, इससे हमें क्या बनाना है, कॉनिकल सरफेस बनाना है। कॉनिकल सरफेस बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसका डायमीटर जो है हमें क्या करना है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। तो इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, इस ऑपरेशन को बोला जाता है टेपर टर्निंग। क्या बोला जाता है, टेपर टर्निंग। ओके, अब देखिए यहां पर ये एंगल भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये टेपर टर्निंग का जो एंगल है ये एंगल कितना होता है। तो एंगल भी आप लोग ध्यान रखें। ये एंगल को अगर हमने अल्फा बोला है तो ये आता है 10 अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बटे 2l। ओके, d1 ये वाला एंड का डायमीटर रहेगा और d2 जो रहेगा इस वाले एंड का डायमीटर रहेगा, और l जो होगा इस शाफ्ट की लेंथ हो। ये टेपर टर्निंग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नलिंग क्या होता है, नलिंग का मतलब होता है कि ग्रिपिंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने फाइल देखा होगा तो वहां पर ग्रिपिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोजेक्शन बना देते हैं सरफेस के ऊपर। जैसे आपने पेन देखा होगा फाइन ग्रिप, उसमें जहां पर ग्रिप होती है वहां पर ऐसे प्रोजेक्शन बने होते हैं। तो ग्रिपिंग के लिए, एस्थेटिक के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर प्रोजेक्शन बना देते हैं। इस ऑपरेशन को बोला जाता है नलिंग। थ्रेडिंग नाम से समझ में आ रहा है। बोरिंग हम ऑलरेडी पता है, बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले से होल बना हुआ उसको और बड़ा करना क्या कहलाता है, बोरिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एन ऑपरेशन यूज टू इनलार्ज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल इज नोन एज। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो पहले से बना हुआ होल है उसको अगर हमें बड़ा बनाना है तो हम क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। अब देखिए, ए मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ, एक मिलिंग कटर है जिसमें नंबर ऑफ टीथ, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। नंबर ऑफ टीथ हमें दिया गए हैं कितने, 8। रोटेटिंग एट, स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 150 आरपीएम। ओके,
इफ द फीड पर टूथ, देखिए फीड पर टूथ, फीड पर टूथ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1 mm। द टेबल स्पीड इन mm पर मिनट, मतलब स्पीड हमें निकालना है किसमें, mm पर मिनट में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर फीट पर टूथ हमें दे रखी है तो आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखें, टेबल स्पीड अगर आपको निकालना है तो फीट पर टूथ मल्टीप्लाई बाय जेड इंटू मल्टीप्लाई बाय आरपीएम, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फीट पर टूथ कितना है 0.1, नंबर ऑफ टीथ कितना है 8, आरपीएम कितना दिए रखा है 150, 15 8 जब 120 तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी यूनिट जो रहेगी क्या बनेगी हमारी 120 mm पर मिनट बन जाएगा। ओके, इसका कॉन्सेप्ट पूरा मैं बताया हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आप फॉर्मूला याद रखें, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि मिलिंग जो है वो भी हमारे सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ टूल मूव पर रिवॉल्यूशन ऑफ वर्क नोन एज, देखिए ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं पहले भी। देखिए ये वर्कपीस है, अगर वर्कपीस एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, उस समय टूल सपोज यहां पर था, यहां से कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है टूल, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फीड। फीड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होता है वर्कपीस का, उस समय टूल कितना आगे बढ़ रहा है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टूल जितना आगे बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट विल बी द फीड ऑफ टूल। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव, देखिए एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में हम अलग अलग तरह के एब्रेसिव यूज करते हैं, तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो इनमें से कौन सा नेचुरल नहीं है, तो आपको सभी आर्टिफिशियल के नाम पता होना चाहिए। नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि गार्नेट, ये नेचुरल है, कोरंडम ये भी नेचुरल है, डायमंड ये भी नेचुरल एब्रेसिव है, एमरी ये भी नेचुरल है, और आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, जो कि ऑप्शन सी में आर्टिफिशियल है। इसके अलावा ये देखिए, ये कोरंडम है, एक होता है कार्बोरंडम, कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्यूमिना, ये भी आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। तो गार्नेट, एमरी, कोरंडम ये तीनों नेचुरल एब्रेसिव है। बोरॉन कार्बाइड पूरा कंप्लीट नाम इसका क्या है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन कार्बाइड है ये। एक होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड सीबीएन, वो भी इसी कैटेगरी का है। ये सब जो है ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द गिवन ऑप्शन इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जहां पर एक ही कटिंग एज होती है ड्यूरिंग द कटिंग, एक ही कटिंग एज एक्टिव रहती है ड्यूरिंग द मशीनिंग। तो मिलिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। एक्सोब्लेड इट इज ऑल्सो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। टर्निंग टूल जो होता है ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और ग्राइंडिंग व्हील इज ऑल्सो ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस माउंटेड ऑन ए लेथ which can be swelled to any angle in a horizontal plane to facilitate the taper turning and thread cutting operation। देखिए लेथ मशीन जो होती है, लेथ मशीन के सारे कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो डिवाइस होता है सेडल होता है, इसके ऊपर लगा होता है क्या, सेडल के ऊपर लगा होता है कंपाउंड रेस्ट,
सॉरी क्रॉस स्लाइड लगा होता है, और क्लोज स्लाइड के ऊपर लगा होता है क्या, कंपाउंड रेस्ट। तो ये कंपाउंड रेस्ट का काम क्या होता है, ये टूल को किसी भी एंगल पर क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। टेपर टर्निंग के लिए इसकी जरूरत होती है। तो सेडल से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीड प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस स्लाइड से ट्रांसवर्स फीड हम प्रोवाइड करते हैं, और कंपाउंड रेस्ट की मदद से किसी भी एंगल पर हम टर्न कर सकते हैं किसको, टूल को। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।